अब हम आते हैं शेयर कैपिटल पे। यानी क्या रिपीट करूं अब्दुल्ला, क्या रिपीट करूं? वो तो सवाल कराया जानी, अभी कुछ भी नहीं किया हमने, सवाल किया हमने, सिर्फ सवाल किया है। सही है। इंश्योर दैट द गुड्स फॉर गुड्स रिटर्न प्रॉपर एडजस्टमेंट इज मेड इन इन्वेंट्री अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, ये गलत, बड़ा जेनरिक प्रोसीजर है। चलें अब मुझे बताएं शेयर कैपिटल पे प्रोसीजर्स कर लेते हैं हम, आ जाए शेयर कैपिटल पे। आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है, पास पेपर हो जाते हैं आपके सवाल में मुश्किल होती है तो इंशाल्लाह तुम्हें और आसान लगेंगे। बस मैं पेपर के लिए रेडी कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ है यार तुमको पेपर आसान लगे, पेपर में पिक हो जाए, बस ये है, क्योंकि वो नए नए चीज़ें पूछेगा। तो होप्स हो के होपफुली के इंशाल्लाह वो आ जाए। चलें, ओके जी आगे। अब मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में आपको ये पता होता है ना कि एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि आप ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल सेपरेटली दिखाते हैं, ये पता है ना? ये तो बताया ना जानी। ओके, ये अलग अलग बताते हैं आगे। अब आप तो ऑडिटर हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज, ये तो कह रहा चल आज पता लगा, अलग अलग दिखाते हैं, सुनना। खैर, अब आपको बीइंग एन ऑडिटर इसको वेरीफाई करना है, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास होता है सर एक लीगल डॉक्यूमेंट, फॉर्म ए और फॉर्म 29। ये होते हैं आपके रेगुलेटरी रिटर्न, ये होते हैं आपके रेगुलेटरी रिटर्न। अच्छा, रेगुलेटरी रिटर्न आप बोलेंगे क्या, आप मैनेजमेंट से बोलेंगे ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है? रेगुलेटरी रिटर्न फॉर्म ए फॉर्म 29 फ्रॉम द मैनेजमेंट। हम कह रहे हैं ऑब्टेन लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म ए 29 फ्रॉम रेगुलेटरी रिटर्न फ्रॉम मैनेजमेंट एंड इंस्पेक्ट authorized and paid up capital। ये जो फॉर्म है ना, ये कंपनीज को एनुअली जमा कराना होता है, एनुअली जमा कराना होता है, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, फॉर द ईयर में क्या क्या चेंजेस आए। मुझे बताओ, ये जब ये लोग रेगुलेटर को जमा कराते हैं, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक एविडेंस हो सकता है? इससे ज़्यादा ऑथेंटिक एविडेंस हो सकता है? नहीं भाई, वो तो जमा कराएंगे उसके पास। हमने ये ले लिया उससे, हमने ये ले लिया उससे। हम मेमोरेंडम भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, हमने ये ले लिया उससे बेसिकली। मैंने यहाँ पे खोला हुआ भी था, ये रहा, स्क्रीन पे आ रहा है आप लोगों की? ये देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, फॉर्म ए है, फॉर्म ए है, ये फॉर्म ए देखो लिखा हुआ है ऊपर, विजिबल है आप लोगों को जानी? ओके, अब ये देखो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, एनुअल जनरल मीटिंग की डेट बता रहा है, साल में जमा कराना होता है, ईमेल एड्रेस, ये देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा हुआ है ऊपर, ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर नीचे आ रहा है पेड अप शेयर कैपिटल, फिर कंपनी के तमाम ऑफिसर्स के नाम, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर कौन है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, लिस्ट ऑफ मेंबर डिवेंचर होल्डर अप टू द डेट ऑफ दिस फॉर्म, यानी जब तक ये फॉर्म जमा हुआ है तब तक के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये फॉर्म
31 दिसंबर पे जमा हुआ है, तो क्या 31 दिसंबर पे जमा किया गया फॉर्म आपके लिए रेलिवेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि आपने ये बताना है ना कि इस दिन तक ये हिसाब किताब है, ऐसा है। तो आप ये सब इसमें बता रहे होते हैं कि क्या क्या है, कितने शेयर्स हैं कंपनी के ऑल टुगेदर। चलें, अब देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, दिस फॉर्म शैल बी मेड अप टू द डेट ऑफ लास्ट एजीएम ऑफ द कंपनी और द लास्ट डेट ऑफ द कैलेंडर ईयर वे नो एजीएम इज हेल्ड। वो कह रहा है दिस फॉर्म शेल बी मेड अप टू द लास्ट डेट ऑफ एजीएम ऑफ द कंपनी, यानी ये फॉर्म आपने बनाना है कि लेट से अगर 2024 से 2024 की जब एजीएम हो जाएगी तो वहां तक आप फिल कर दें। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? यानी इसको हम यूं कहें कि हर कंपनी एजीएम के बाद ये फॉर्म डॉक्यूमेंट करती है और सबमिट कराती है। एग्रीड? हाँ, हम लिख लेंगे, मैं आपको दे दूंगा, ये लिख लीजिएगा, सही है। तो आपने ये जमा कराना होता है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? चलें, ओके। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाईजान आपने ये चीज़ लेनी है मैनेजमेंट से, जिसमें आपको ऑथराइज और पेड अप कैपिटल पता लग जाएगा। चलें जी, आ जाएं। दूसरी चीज़ हमने कहा फॉर फर्दर इशू इफ एनी minutes of meeting of BOD for and inspect authorization for issue। हाँ जी, पॉइंट 1 से कंप्लीटनेस भी वेरीफाई हो रही है, एक्यूरेसी भी वेरीफाई हो रही है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब आगे मुझे बताओ, अगर मैंने फर्दर इशू किया है तो क्या फर्दर इशू डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बगैर हो सकता है? सवाल है। इवन शेयर होल्डर अप्रूवल भी दरकार होती है। अच्छा, ये एक बात बता दो, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है या स्पेशल रेजोल्यूशन है? सोच के बताना। ऑर्डिनरी या स्पेशल है? स्पेशल है, वेरी गुड। तो इसमें क्या आपको शेयर होल्डर की परमिशन भी चाहिए होगी? शेयर होल्डर की परमिशन भी चाहिए होगी, यस, बिल्कुल, स्पेशल बिजनेस है। तो हमने कहा कि भाई यही तो, कि आपने पहले तो इन लोगों ने एक ईओजीएम कराई होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसमें शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव किया होगा कि यस वी आर ओके विथ इट, हम करेंगे ये। चलें आगे, फिर क्या हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट टू सी वेदर proceeds from issuance have been received or not। हमने सिंपल कहा भाई जो फर्दर इशू हुआ है उसके पैसे तो आए होंगे ना, तो जो पैसे आए होंगे उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है भाई, आपने बैंक स्टेटमेंट देखनी है, पैसे आ गया तो सही है, वो फेयर इनफ। आपकी क्या वैल्यूएशन असर्शन वेरीफाई हो गई कि प्रीमियम में कितना जाएगा, कैपिटल में कितना जाएगा, सब पता लग जाएगा वहां से। ऐसा है? जल्दी बताओ। अच्छा, फिर मज़े की बात ये होती है, मज़े की बात होती है कि आपके पास टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स भी हो सकते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होंगी? फॉर्म ए से भी पता लग जाएंगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लास ऑफ शेयर होल्डर भी मिल जाते हैं। तो क्या मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि इसमें सब लिखा हुआ होगा कि क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर हैं, ये राइट्स एंड पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें। वेरी गुड। अब इधर देखना, ये जो बेसिकली जो हमारे प्रोसीजर लिखे हुए थे, where local law requires the company should have an authorized share capital, the auditor should check the total authorized capital in the draft financial statement is consistent with the company's constitution। अच्छा, यहाँ पे कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ये,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे मेमोरेंडम की बात कर रहा है, सही है जी, आगे सुने। अच्छा, हमने तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड सोर्स देखी है, कौन सी है वो, कौन सा फॉर्म है, जल्दी बताओ। हमने तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक, तो ये भी रजिस्टर्ड होता है एससीसीपी से, फॉर्म ए, वेरी गुड। आगे, द ऑडिटर शुड चेक द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर बाय रीडिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, शुड इंश्योर टर्म्स ऑफ इशू वर प्रॉपरली कंप्लाइड विद वगैरह। अगर फर्दर इशू हुआ है तो फर्दर इशू के लिए नॉमिनल वैल्यू तो ₹10 होगी ना, ताकि उसके ऊपर प्रीमियम में लेके जाएं। तो वो आपने असेस करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स में क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स ने क्या अप्रूव किया है। आगे, इफ न्यू शेयर्स वर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, चेक दैट द कैश रिसीव फॉर देम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द मेन लेजर। हमने कहा वही हम इंस्पेक्ट कर लेंगे। चेक दैट द अमाउंट रिपोर्टेड एज इशूड शेयर कैपिटल एग्रीज विद द अमाउंट रिपोर्टेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर शेयर होल्डर्स इफ द कंपनी हैज सच रजिस्टर। यानी आपको ये पता है ना कि कंपनी को शेयर होल्डर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, ऐसा है, शेयर होल्डर। अच्छा, क्या इस बात को मानते हो कि कंपनी का शेयर रजिस्ट्रार होता है, वो शेयर होल्डर रजिस्टर मेंटेन करता है। तो क्या मैं कंपनी के एफएस में दिया गया टोटल शेयर कैपिटल शेयर होल्डर रजिस्टर से मैच कर सकता हूं? हाँ जी, ऐसा है। अच्छा, अगर ऑथराइज कैपिटल भी इंक्रीज किया गया होगा तो क्या आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज हो जाएगा? सवाल है। जैसे बच्चे ने सवाल पूछा ना कि ऑथराइज कैपिटल चेंज हो गया तो क्या मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा? तो भाई अगर मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा तो आप अपडेटेड मेमोरेंडम लोगे। और क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के लिए क्या फिर से कोई रेजोल्यूशन पास होती है? सवाल है। बिल्कुल स्पेशल रेजोल्यूशन। तो फिर वो रेजोल्यूशन के मिनट्स भी ले लेना ना, बात समझ आती है? तो वो भी ले लोगे तो वो भी एविडेंस है। डिपेंडिंग अपॉन दैट हाउ यू आर गोइंग। आपको समझ आ गई बात? क्लैरिटी है बच्चों? कोई आवश्यकता? अच्छा भाई, अब एक हाँ, कंपनी लॉ भी कवर कर लिया। सर ये शेयर रजिस्ट्रार वाली बात रिपीट करते हैं, अभी कर देते हैं। देखो आपको समझाता हूँ, किसी ने लॉ में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, बट मैं सिखा देता हूँ आपको। कंपनी का अपना एक शेयर रजिस्ट्रार होता है, यानी कंपनी का रजिस्ट्रार होता है बेसिकली। आपने देखा होगा रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी है, रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी है, रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी है, याद है? रजिस्ट्रार बार बार लिखा होता है वहां पे। तो वो आपका शेयर होल्डर का रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एससीसीपी का बंदा होता है ये। सही, आपको अलॉट हुआ हुआ होता है, एग्रीड, आपको अलॉट हुआ हुआ होता है कि इसकी पावर्स में जो आता है इससे मुखातिब करना। अच्छा, अब कंपनी के, प्लीज सुनना, एक कंपनी है, सही है जी। अच्छा, इसके जो शेयर्स हैं वो इशू हुए हुए, सही जी, और मार्केट में लोगों के बीच में आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, मार्केट में लोगों के बीच में आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो वो जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं शेयर्स आपस में, वो सीडीसी में हो रहे होते हैं ना, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में, वो ट्रस्टी है। वो शेयर भाई, फॉर एग्जांपल आपका सीडीसी में अकाउंट खुलता है, एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे अकाउंट से तीसरे में, तीसरे अकाउंट से दूसरे में, तो वो अप्रोप्रिएटली उसी टाइम पे शेयर होल्डर रजिस्ट्रार के पास, शेयर रजिस्ट्रार के पास इमीडिएटली लाइव अपडेट हो रहा होता है, लाइव अपडेट हो रहा होता है। तो अब मैं तुमसे पूछूं, अगर वहाँ पे शेयर्स लाइव अपडेट हो रहे हैं किसी के पास भी, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 मिलियन शेयर इशू किए हुए हैं तो आप सबके पास हो सकते हैं, किसी के पास हो सकते हैं, पर वो 1 मिलियन से ऊपर तो नहीं जा सकते ना, शेयर्स तो वही रहेंगे क्योंकि मार्केट में वही फ्लोट हो रहे हैं। ऐसा ही है, बात समझ आती है? जल्दी बताओ, बात समझ आती है? एनसीसीपीएल तो बेटा क्लियरिंग कंपनी है ना, एनसीसीपीएल इज नॉट शेयर रजिस्टर, वो क्लियरिंग कंपनी, क्लियरिंग हाउस है वो। बात समझ आती है? दूसरी अलग चीज है। आप यूं समझें, हाँ अब आप मुझे बताएं, वेरी बिल्कुल सही कहते, आप सुनो, आप यूं समझें कि सीडीसी एज अ ट्रस्टी, सीडीसी एज अ ट्रस्टी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स होल्ड करके बैठा हुआ है। पहले तो बात समझ आती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स होल्ड करके बैठा हुआ है,
उसने पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ। यानी फॉर एग्जांपल अगर आज तुम्हें शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है, क्या तुम्हें सीडीसी का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? जल्दी बताओ। यस, सीडीसी का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, सीडीसी से कंफर्मेशन, ये यही तो है जो शेयर रजिस्ट्रार से तुम शेयर रजिस्टर ले रहे हो, वही तो है। तुम उसको बोलोगे वो तुम्हें शेयर रजिस्टर ही देगा ना, और क्या देगा। अब शेयर रजिस्टर के अंदर अलग अलग लोगों के नाम पे अलग अलग शेयर्स आ रहे होंगे, क्या तुम्हें उससे कोई गर्ज है कि अलग अलग नाम पे अलग अलग लोगों के शेयर्स आ रही हैं? टोटल से मसला है तुम्हें, जल्दी बताओ। हाँ जी, टोटल से मसला है। क्या वो टोटल तुम्हारे फाइनेंशियल्स में दिए गए टोटल से मैच करना चाहिए? अच्छा, अब एक और चीज़ तुम्हें एक ऊपर की बात बताता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, मैं तो असाइनमेंट्स करता रहता हूँ। अगर कंपनी ने फर्दर इशू किया, अगर कंपनी ने मेरे बच्चों फर्दर इशू किया, तो ये जो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये फर्दर इशू ऑफ शेयर्स सीडीसी के अंदर इनपुट करने होते हैं। अच्छा, पहले बताओ, ये जो फर्दर इशू है, क्या ये मार्केट में फ्लोट हुए थे या पहली बार इशू हो रहे हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम होते हैं ना, तो इसका पूरा असाइनमेंट है, सीडीसी की रेगुलेशंस है अपनी। फॉर एग्जांपल, सीडीसी ने पता है क्या कहा? सीडीसी ने कंपनीज को ये कहा कि अगर तुम फर्दर इशू कर रहे हो, करो, वो तुम लोकल लॉ को फॉलो करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, सही जी, तुम प्राइस पर देखो, ये सारी चीज़ें। फिर उसने कहा, सीडीसी ने कहा, मेरे पास तुम तब आना जब तुम ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेके आओ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास तुम तब आना जब ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेके आओ। कंपनी ने कहा, ऑडिटर से कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? मैं तुम्हें इससे नॉलेज दे रहा हूँ। वो कहती, सीडीसी कहती है कि भाई देखो, मैं इतना फारिग तो नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे बैठ के ऑडिट करता रहूँ। तुम्हारा जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, उसको बोलो कि वो तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का। क्या बोला मैंने? जल्दी बताओ लिख के। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का, सही है। आगे सुनना। अच्छा, मैंने कहा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, क्या भाई कुछ प्रोसीजर एग्री होंगे, वो मैं काम करूंगा और बोलूंगा यही हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट्स इट। अब आगे सुने। सीडीसी रेगुलेशन कंपनी को ये कह रहे हैं कि ऑडिटर से ये चेक कराओ कि जो अलॉटीज हैं, सक्सेसफुल अलॉटीज, लिख के बताओ मैंने क्या बोला? सक्सेसफुल अलॉटीज। सक्सेसफुल अलॉटीज यानी वो शेयर होल्डर्स जो सक्सेसफुली, जिनको शेयर अब इशू होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं मार्केट में शेयर्स फ्लोट करूंगा तो जो खरीदने आएगा उसी के नाम पे जाएंगे ना। वो बोलता है लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल अलॉटीज आप ऑडिटर से वेरीफाई कराएं। अच्छा, क्या ये मैं ऑडिट कर रहा हूं या एग्रीड प्रोसीजर कर रहा हूं? जल्दी बताओ। एग्रीड प्रोसीजर। अब मैं तुम्हें एक और चीज सिखाता हूं, तुम सीए फाइनल में सीफएफ 6 में देखोगे, मैं बड़ा उसको बाइफरकेट करके कराता हूं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ना, मैं कोई अश्योरेंस नहीं देता, मैं फैक्चुअल फाइंडिंग बताता हूँ, फैक्चुअल फाइंडिंग, फैक्ट बताता हूँ। यानी मैंने बोला इंस्पेक्ट करूंगा लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल अलॉटीज, और उसके आगे लिख दूंगा कि दीज वर सक्सेसफुल अलॉटीज। क्या मैंने ओपिनियन दिया या मैंने फैक्ट बताया? जल्दी बताओ, क्या मैंने ओपिनियन दिया या फैक्ट बताया? फैक्ट। अच्छा, इसमें कंक्लूजन सामने वाला खुद ड्रॉ करेगा, जो ये पढ़ रहा है ना, उसको खुद समझ आना चाहिए कि क्या कंक्लूड करना है। मैंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, फैक्चुअल फाइंडिंग। बात समझ आती है? मैंने सिर्फ देखा, मैंने बोला ये सक्सेसफुल अलॉटीज हैं, क्या मैंने इसमें ये देखा कि किसने क्या किया, क्यों किया? मैंने बोला बस ये है, मैंने, मुझे बोला गया था ये देखना, उसका फैक्ट बता दो, ये बस। अब खुद समझो जो समझना है, कंक्लूड खुद करो, कंक्लूजन मैं नहीं दे रहा। बात समझ आती है? बात समझ आती है? वेरी ट्रिकी थिंग, बात समझ आती है? ये भी एक तरीके की असाइनमेंट होती है। यस, अब सुनना। अब फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने जब न्यू शेयर इशू की है, तो मैं तुम्हें बताऊँ सीडीसी में कैसे जाते हैं। तो कंपनी ने पहले ये चेक करा लिया लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल अलॉटीज कितने हैं, तो मैंने बोला ये रहे। अच्छा, फिर दूसरा काम ये कहता है सीडीसी के ऑडिटर से लिखवाओ कि उसके जितने भी सक्सेसफुल अलॉटीज हैं उनके पैसे आ गए। तो क्या हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में इंस्पेक्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट, लिख सकता हूं मैं? इंस्पेक्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट, लिख सकता हूं मैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में? यस। अब मुझे बताओ, जब मैं बैंक स्टेटमेंट इंस्पेक्ट करूंगा तो मैं फैक्ट बता दूंगा, टोटल अमाउंट XYZ रुपीज की रिसीव हो गई। क्या मैंने कोई ओपिनियन दिया या फैक्ट बताया? फैक्ट बताया। अच्छा, इसी पे स्टैंप लगा के दे दूंगा,
मैंने ओपिनियन नहीं दिया, कोई एश्योरेंस नहीं दी, जो उससे एग्री हुआ था वो फैक्ट बता दिया, चेक किया फैक्ट बताया, चेक किया फैक्ट बताया। बात समझ आती है? बात समझ आती है? चेक करके फैक्ट बता रहा हूँ, चेक करके फैक्ट बता रहा हूँ, दैट्स इट। ये कहानी चल रही है, ये कहानी चल रही है, ये कहानी चल रही है। आगे अब मुझे एक बात बताओ, ये ठप्पा लगा हुआ जो भी मेरा सर्टिफिकेट है कंपनी सीडीसी में जाके जमा कराएगी, बोलेगी भाई इन शेयर होल्डर्स को जिनके मैं नाम दे रहा हूं। अब देखो शेयर होल्डर के नाम के साथ साथ क्या होगा, शेयर होल्डर का नाम होगा, शेयर होल्डर की सीडीसी अकाउंट की आईडी होगी, उसके आगे नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हुए होंगे। क्या वो नंबर ऑफ शेयर्स ऑडिटर के सर्टिफिकेट के साथ हैं? जल्दी बताओ। सीडीसी क्या करेगा? सीडीसी बोलेगा सही है भाई, ऑडिटर ने देखा हुआ सही है, ओके, वो इनपुट कर देगा शेयर। इनपुट करने का मतलब समझ आया कि अब नए शेयर इनपुट होंगे, न्यू शेयर इनपुट हो गए सीडीसी में। और अब ये चाहे किसी और को बेचे, ये कहानी फिर चलती रहेगी, ये कहानी फिर चलती रहेगी। नहीं, पैसा सीडीसी के पास क्यों आएगा भाईजान? हेलो, क्या हो गया? पैसा किसके पास है भाईजान? जल्दी बताओ, पैसा किसके पास है? कंपनी के पास है ना। सीडीसी के पास क्यों आएगा पैसा? कंपनी के पास है ना भाई, सीडीसी के पास क्यों आएगा? सीडीसी तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, वो सिर्फ आपको एक मीडिएटर के तौर पे हेल्प करता है। यस, एज अ ट्रस्टी। तो आप कहेंगे सर क्या ये सीडीसी फ्री में काम करता नहीं, वो फीस लेता है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? फीस लेता है, दैट्स इट। और वो आपको फीस के चालान भी देगा, वो बोलेगा कि भाई प्लीज सुनना, वो चालान देगा आपको, बोलेगा भाई इतनी अमाउंट है तो इस पे मैं 1% या 0.5% की फी लूंगा, तो वो मैं एक्सपेंस को डेबिट कर लूंगा ना अपने। बात समझ आ रही है? यस। अच्छा चलो, अब पहले बताओ, बात समझ आई कहानी की सीडीसी में कैसे गेम चलती है? फिर शेयर्स आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे। अच्छा, फिर और होता ही है कि जो भी कंपनी होती है ना, उसकी यूनिक आईडी होती है, तो वो शेयर्स यूनिक आईडी पे टैग हो जाते हैं। अब वो आपस में लोग खेलते रहे, कंपनी के शेयर कैपिटल अपनी जगह रहता है, कंपनी के शेयर्स लोगों में घूम रहे होते हैं। बात समझ आती है? क्लैरिटी है? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वेरीफाई शेयर कैपिटल। क्लियर है? अच्छा, अगेन सीडीसी ऑडिटर के साइन देखकर न्यू शेयर इशू करवाएगा। इधर न्यू से मुराद फर्दर इशू है। अबे हाँ ना, न्यू से मुराद फर्दर इशू ही है ना, वही तो है। अभी तो बोला पैसे किस में आते हैं, फर्दर इशू में आते हैं ना। जैसे करेंसी नोट्स होते हैं, मतलब तुम ये कह लो ना सिंपल कि भाई शेयर आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे, टोटल शेयर कैपिटल पर कोई फर्क नहीं आएगा। क्लैरिटी है? अच्छा, अब आगे रिवीजन। हमने क्या सीखा? शेयर कैपिटल के लिए वेरिफिकेशन के लिए आप क्या कंपनी से लीगल डॉक्यूमेंट ले सकते हो, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, या कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हो। हाँ जी, जल्दी बताओ। यस, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मुझे बताओ कि क्या अगर कोई फर्दर इशू है तो क्या उसके आए हुए पैसे बैंक स्टेटमेंट से इंस्पेक्ट कर सकते हो? हाँ जी। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन देख सकते हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन देख सकते हो। वेरी गुड। और आखिरी चीज़, क्या आप शेयर होल्डर रजिस्टर से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैच कर सकते हो? शेयर होल्डर रजिस्टर से बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर हमें अगर बोनस इशू हुआ है तो क्या करेंगे? भाई बोनस इशू में सिर्फ एक फ़र्क आ जाएगा कि बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई नहीं करना, बाकी सब तो सेम है। हाँ ऐसा ही है शैजल, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। हाँ जी, जल्दी बताओ। अच्छा, मुश्तबा कह रहे हैं सर वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से वेरीफाई कर सकते हैं। अब भंगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती ही कंपनी की बनाई हुई है। बात समझ आ रही है? चर्सी बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज देख लूंगा। अबे भंगी, वो तो खुद तुम बनाते हो ना, उसी को तो वेरीफाई करना है। सर डिविडेंड की पेमेंट भी प्रोसीजर होते हैं। हाँ ना भाई, डिविडेंड की पेमेंट पे क्या प्रोसीजर होंगे आप बताएं। भाई डिविडेंड है, आप देखते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया या नहीं किया, ऐसा है। रिकमेंड होता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, तो वो बोर्ड मिनट्स ले लोगे, ऐसा है। आप रिकैलकुलेट कर लोगे नंबर ऑफ शेयर पे। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि बुक क्लोजर डेट के ऊपर, प्लीज सुनना,
बुक क्लोजर डेट के ऊपर जो भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं क्या उनको डिविडेंड मिलेगा? यस। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ आती है? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने अपना लोन के अगेंस्ट में शेयर ले लिए तो उसमें बैंक वाला प्रोसीजर इररिलेवेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा आप सोचेंगे वैसे आपके प्रोसीजर हैं। सही है जी, बात समझ आती है? ओके, अब हम चलते हैं आगे प्रोसीजर ऑन एक्सपेंसेस पे, क्योंकि सही है हमने एक एक करके सारी चीज़ें देखी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी वेरीफाई की है। अब हम देख रहे हैं प्रोसीजर्स ऑन एक्सपेंसेस। सवाल आया सर जो फॉर्म ए लेंगे तो वो भी रेगुलेटर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस से देखेंगे ना, क्योंकि ये इंटरनली ऑल्टर भी हो सकता है। नहीं बेटा, बहुत गलत। आप जब फॉर्म ए सबमिट कराते हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में उसके पोर्टल पे जाके सबमिट होता है। बात समझ आ रही है सिद्दीक? फॉर्म ए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे सबमिट होता है, यू कैन नॉट अमेंड इट। क्लियर है? तो ये फ़र्क है ना, आप अमेंड नहीं कर सकते उसको, पहली बात तो ये है। यार एक कॉफ़ी दे देना गरम। हाँ सही है, गरम देना। चलें आ जाए आगे फोकस के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, अच्छा भाई शेजिल कह रहे हैं सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस में लिखा है कि कस्टमर इज नॉट ऑब्लाइज टू पेड, तो उसका पैसा रिसीव होने से क्या लिख रहा है शेजिल? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या लिख रहे हो यार? मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, आप लिख क्या रहे हो? कौन सी दुनिया में घूम रहे हो भाई? मतलब दैट इज द रीजन ना यू लैक योर अटेंशन। क्या पढ़ा रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही बात। तो जानी बाद में पूछ लियो, ये तो कंप्लीट कर ले। कैपेचिनो के पैसे इजी पैसा कर दें, चलो कर देते हैं भाई। कैपेचिनो की स्पेलिंग तूने सही लिखी है? पहले ये देख ले, सही लिखी है। अच्छा गूगल से इसने सर्च किया बंगी ने, सही है। चलो ओके, मतलब वट एवर द केस इज, इधर आ जाओ। मुझे बताओ, जब आप एडमिन एक्सपेंसेस की बात करते हैं ना, एडमिन एक्सपेंसेस की, तो आपके एडमिन एक्सपेंसेस में देखो सैलरी भी आ रही होगी, डेप्रिसिएशन भी आ रही होगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आ रहा होगा, यूटिलिटीज़ भी आ रही होंगी। अच्छा यूटिलिटी बोले तो जल्दी बताओ, यूटिलिटीज़ बोले तो क्या है? हाँ भाई यूटिलिटीज़ बोले तो क्या है? बिजली का बिल हो गया, वाटर, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गए, नाच गाने के, नाच गाने के नहीं मतलब ये खाना पीना है, पानी वानी है, चाय पानी है, सही है। ओके, फिर हमने कहा बैड डेट एक्सपेंस। अच्छा अब क्योंकि आपको एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा सकता है, मैं आपको फाइनल लेवल के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, ज़रा फोकस होके देखिएगा, फोकस होके देखिएगा। मैं आपको ये कहूँ, ये वाला जिसको भी मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ, क्या ये आपने पीपी में कवर कर लिया है? हाँ जी ऐसा है। सिर्फ इसकी एलोकेशन होती है कि कितने पीपी एडमिन में यूज़ हो रहे हैं, कितने पीपी सेलिंग में यूज़ हो रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कंप्यूटर्स का डेप्रिसिएशन है कंप्यूटर्स का, तो जो सेलिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं उसका एक्सपेंस सेलिंग में चला जाएगा, एडमिन के लोग हैं एडमिन में चला जाएगा। वो तो अपोर्शनमेंट है ना, एक्सपेंस तो किया हुआ है ना, एक्सपेंस तो वेरीफाई किया हुआ है ना। जल्दी बताओ ऐसा है? एक्सपेंस तो वेरीफाई किया हुआ है तुम लोगों ने, उस पर तो कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं है। यस ये वेरीफाई हो चुका है, इसके प्रोसीजर पता है मुझे। अच्छा बैड डेट एक्सपेंस याद आ रहा है, याद आ रहा है तुम लोगों के, इसमें एजिंग की बात की थी हमने, एजिंग ऑब्टेन की थी, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग था, वो सब वैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिकवरी देख ली थी मैंने, कॉरेस्पॉन्डेंस देख ली थी मैंने। ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों ये हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। अब मैं आपको दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ, सुनना, दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ। एक होते हैं नॉर्मल एक्सपेंसेस, एक होते हैं नॉर्मल एक्सपेंसेस, जैसे कि सर इलेक्ट्रिसिटी,
दूसरा, सर आपने कहा कि इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट, ये जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है ना मेरे बच्चों, नॉर्मल एक्सपेंसेस प्लीज़ सुनिएगा, ये जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है इसको हम अलग से देख लेंगे, इन सब पे सेम प्रोसीजर होंगे, इन सब पे सेम प्रोसीजर होंगे। तो जो अलग अलग है, जो अलग अलग है, जो अलग अलग से करने हैं हमें, वो क्या पता है? सैलरी एक्सपेंस, ये वाला, ये वाला, इस पे प्रोसीजर अलग होते हैं। हाउ टू ऑडिट सैलरी एक्सपेंस। अच्छा देखो, अब आप बोलेंगे सर ने अलग क्यों किए, सर ने अलग क्यों किए, रीज़न बताता हूँ। देखो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है ना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्या करते हैं, आप एक्सपेंस का लेजर ऑब्टेन करते हैं या एक्सपेंस रिपोर्ट ऑब्टेन करते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, टोटल से मैच करते हैं। सही है जी, पहला प्रोसीजर हो गया। फिर सिंपल इसमें पता है क्या होता है, सैंपल बेसिस पे इनवॉइसेस को वाउच कर लेते हैं। आजा आजा, सैंपल बेसिस पे इनवॉइसेस को वाउच कर लेते हैं। ये लें, थैंक यू, शुक्रिया। सैंपल बेसिस पे आप इनवॉइसेस को वाउच कर लेते हैं। सही जी, वो ये रहा, वो यहाँ पे सैंपल बेसिस पे इनवॉइसेस को वाउच कर लेते हैं। मैं आपसे एक पूछता हूँ सिंपल, अगर नॉर्मल एक्सपेंस की बात करूँ मैं तुमसे, सिर्फ नॉर्मल की बात करते हैं। अगर तुमने देखना है चाय पानी पत्ती का बिल कितना है, तो हर महीने की जो इनवॉइस तुम्हारे सैंपल में आई है उसको इंस्पेक्ट कर लोगे? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। हर महीने की जो इनवॉइस आई है जो भी है यार, उसको आप वाउचर से देख लोगे ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसके ऊपर मैक्सिमम कट ऑफ कर सकते हो, इसके ऊपर मैक्सिमम कट ऑफ कर सकते हो। कट ऑफ क्या है कि आपने इनवॉइस की, प्लीज सुनना प्लीज सुनना प्लीज सुनना, आपने परचेज डेट देखी, परचेज डेट देखी, आपने देखा 2 जनवरी आ रही है, कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? नेक्स्ट ईयर। अच्छा, बिजली का बिल आया फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, कब रिकॉर्ड होना चाहिए? फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कब रिकॉर्ड होना चाहिए? दिसंबर में, करंट ईयर में। वेरी गुड। अच्छा फिर क्या इसको, अब इसी नॉर्मल एक्सपेंस को आप अक्रूवल से भी लिंक कर सकते हो ना, कि जब तक बिल नहीं आया था 8 दिसंबर तक, 6 दिसंबर तक हमने अक्रूवल बुक किया हुआ था। ये नॉर्मल है यार, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने देखो, आप सिंपल क्या है, आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर का जिस दिन दिमाग घूमा तो वो आपको ऐसे एडमिन का नोट देगा, बोलेगा बताओ किसी को कैसे वेरीफाई करोगे। पहले बताओ मेरी कहानी समझ आ रही है? आपको ऐसे सेलिंग का नोट दे देगा, बोलेगा बताओ किस चीज़ को कैसे वेरीफाई करोगे। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो आप ये बोलेंगे भाईजान मैं तो डेप्रिसिएशन को, पीपी की डेप्रिसिएशन की रिकैलकुलेट करके कर लूंगा। इसके प्रोसीजर याद है? लाइफ असरटीन करूंगा, लाइफ रीजनेबल है या नहीं है, डेप्रिसिएशन मेथड सही है या नहीं है, वो सारी चीजें। मेक सेंस? जल्दी बताओ, बात समझ आती है? अगर एक फॉर एग्जांपल टीचिंग इंडस्ट्री है, टीचिंग इंडस्ट्री है, तो अगर मैंने ये टीचिंग के लिए अपने लैपटॉप कंप्यूटर इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं तो मैं इसको लाइफ पे डेप्रिशिएट करूंगा ना। बेसिस क्या है? लाइफ है। अब मैं बोलूं यूनिट प्रोडक्शन मेथड पे कर रहा हूं, भाई कौन से यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, कौन से यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं? यूनिट प्रोडक्शन मेथड मेरे लिए एग्जामिनेबल नहीं है, सही नहीं है। बात समझ आती है? तो वो डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर आ जाएंगे। ये हो गया। आगे फिर मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यूटिलिटीज और एंटरटेनमेंट, इन तीनों के लिए मेरे बच्चों, इन तीनों के लिए मैं तुमसे पूछता हूं, इन तीनों के लिए सिंपल ये करोगे कि इसका लेजर पिक कर लोगे, इसका लेजर पिक कर लोगे, इसका लेजर पिक कर लोगे, ऐसा है? ऑब्टेन डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रिंटिंग यूटिलिटी एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड ट्रेस टोटल टू एफएस, ऐसा ही है? चेक मैथमेटिकल accuracy and trace total to fs।
ऐसा है। और अब प्लीज सुनिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं वो, इन एक्सपेंसेस की कंप्लीटनेस के लिए आप वो अक्रूवल के प्रोसीजर लिखेंगे, मैं लिंक करके चला रहा हूं। इन एक्सपेंसेस की कंप्लीटनेस के लिए आप अक्रूवल के प्रोसीजर लिखेंगे कि आपकी सोच में, बिजनेस नॉलेज के हिसाब से कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो होने चाहिए, जो कि नहीं है। हाँ जी, ऐसा है, जल्दी बताओ। एग्जाम्पल, आपको ये तो पता है ना कि महीने का आखिर है तो सैलरी एक्सपेंस आखिरी महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए। सैलरी एक्सपेंस आखिरी महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए। जल्दी बताओ। बिल्कुल है। नहीं, अभी देखिए, फिर अगेन फिर आप भंड मार रहे हैं सब। सन मेरे भाई, आप कह रहे हैं सर ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया ना, गलत। मैंने आपको अक्रूवल में सिखाया था कल, पहले बताओ, कल भी सवाल आया था ये। क्या मैंने आपको अक्रूवल में सिखाया था? क्या मैंने कल आपको अक्रूवल में सिखाया था कि आप अपनी बिजनेस नॉलेज के हिसाब से ये देख रहे हैं कि कौन सा एक्सपेंस है जो कि होना चाहिए, कौन सा एक्सपेंस है जो कि होना चाहिए? आप तो ये कर रहे हैं ना, आप तो ये कर रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूं, एक लीगल एडवाइजर मैंने अपने पैनल पे रखा हुआ है, तो उसके हर महीने का अक्रूवल बुक होना चाहिए, हर महीने का अक्रूवल बुक होना चाहिए। एंड इफ यू कैन नॉट फाउंड, एंड इफ यू कैन नॉट फाइंड कि भाई सही है यार, मेरे को अक्रूवल नहीं दिख रहा, मतलब वो एक्सपेंस नहीं बुक हुआ ना, इनकम्प्लीट है। तो मैं तुम्हें सिखा ये रहा था, अक्रूवल बुक ही इसलिए होते हैं जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि अब तक पे नहीं हुए। वही तो कंप्लीटनेस तुम्हें पीएनएल में इंश्योर करनी है। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? लॉजिकली सिखा रहा हूं तुम्हें, यही तो मेक श्योर करना है कि मेरे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हों। ऐसा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही आसान। चले पहले बताओ, कहानी समझ आती है? एक और एग्जांपल, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो क्या वो इंश्योरेंस एक्सपेंस महीने के आखिर का बुक होना चाहिए? लाइबिलिटी आएगी, वो अक्रूवल है, पर मैं कह रहा हूं एक्सपेंस की कंप्लीटनेस भी तो देखो ना, एक्सपेंस की कंप्लीटनेस भी तो देखो ना। बात समझ आती है? तो वो पॉसिबल अक्रूवल्स हैं आपके। अच्छा, आप अगर ऑपरेटिंग लीज पे हैं, आपने जगह रेंट पे ली हुई है, क्या आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि वो मेरा एक्सपेंस ऑफ लास्ट मंथ का एक्सपेंस बुक होना चाहिए, चाहे मैंने पे क्यों ना किया हो, चाहे मैंने पे ही ना किया हो, तब भी होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा था कि इन अलग अलग एक्सपेंसेस की, यानी मैं ये जो अभी बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं प्रिंटिंग का, यूटिलिटी का, इंटरटेनमेंट का, इन सब पे सेम काम होता है, इन सब पे सेम काम होता है, सेम वर्क। मैं क्या करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ सुनना, मैं क्या करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा? मैं ये करूंगा ना कि मैं इनकी अलग अलग रिपोर्ट निकालूंगा, इनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करूंगा, इनके जीएल से मैच करूंगा, क्या ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले बताओ हाँ या ना, बात समझ आती है? फिर ये देख लूंगा इन्हीं स्पेसिफिक के अंदर क्या कोई एक्सपेंस बुक होने से तो नहीं रह गया जो कि होना चाहिए था मेरी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इस बात को मानते हो? हाँ जी, कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा हूं। वेरी गुड, आगे सुनो, आगे सुनो। फिर आप ये कर सकते हैं कि प्रिंटिंग से सैंपल सेलेक्ट करें, यूटिलिटी से सैंपल सेलेक्ट करें, और एंटरटेनमेंट से सैंपल सेलेक्ट करें। ऐसा है। और मैं कहूं वाउच देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हाँ भाई, क्या वाउच कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से? हाँ मेरे बच्चों, वाउच कर सकते हैं। अच्छा, इसको वाउच करने से सच एस भी लिख देते हैं ना, सच एस क्या वाउच कर सकते हैं, प्लीज बताते हो आप? इनवॉइस या परचेज ऑर्डर। सही है ना? सप्लाई इनवॉइस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारी चीज़ें, सारी चीज़ें। बात समझ आती है? तो क्या ये वेरीफाई करना मुश्किल है? अच्छा, फिर कट ऑफ परफॉर्म कर सकते हो, कट ऑफ परफॉर्म कर सकते हो, कट ऑफ जल्दी बताओ, कट ऑफ परफॉर्म कर सकते हो? यस। अच्छा, इसकी पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर सकते हो?
यस, बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, और जो अक्रूवल्स हैं उसकी सब्सिक्वेंट पेमेंट देख सकते हैं, अक्रूवल्स की, लायबिलिटी की, जो इसके रिलेटेड अक्रूवल है जो कंप्लीटनेस के लिए किए थे। तो हो गए ना एक्सपेंसेस यार, हो गए एक्सपेंसेस। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा जाता तुमने यार मुश्तबा। पहले बताओ मेरी जान, मेरे बच्चों, बात समझ आती है? मैंने आपको पहले अलग कर दिया ना, नॉर्मल एक्सपेंसेस में और सैलरी एक्सपेंसेस में। बात समझ आती है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, बात समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर आपने सैलरी एक्सपेंस को अलग रखा हुआ है, ऐसा है? सैलरी एक्सपेंस को अलग रखा हुआ है, ऐसा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नहीं नहीं, अभी रुक जाओ। सैलरी पहले बताओ, आप सब अपनी होशियारी साइड में रखिए, पहले बताओ मैंने सैलरी का सिखाया कुछ अभी, या सिर्फ अलग रखा है? अलग रखा है। आप अपना दिमाग अभी नहीं चलाएं, मैंने अलग रखा हुआ है, उसकी वजह है, मैं अभी आपको 2-3 मिनट में बताता हूं, अलग बताता हूं। देखो, सैलरी को अलग रखने की वजह इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर काम अलग तरीके से होता है। मैं एग्जांपल देता हूं। सैलरी रिकॉर्ड करने के लिए जो बेसिक पे है, बेसिक पे वो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट से आती है, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट से आती है, ये हमने आपको कंट्रोल्स में सिखाया है। ओके, जितने घंटे उसने काम किया है वो टाइम इन टाइम आउट मशीन से आते हैं, सुपरवाइजर के साइन से आते हैं। जो, अब सुनना, जो बोनस है, बोनस 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 बोनस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बोनस, क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के साथ आता है? जो ओवर टाइम है वो भी अप्रूव होता है। वेरी गुड, आगे सुने, कहानी नहीं खत्म की मैंने, आगे सुने। इनकम टैक्स की डिडक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से होती है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं बाकियों को इससे मिला नहीं सकता ना, इसमें मुझे हर एक पैरामीटर वेरीफाई करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द रीजन वाई आई केप्ट इट सेपरेट। यानी आपको कोई बोले आपने एक्सपेंसेस पे काम करना सीखा, तो आप बोलेंगे भाईजान एक्सपेंसेस पे सीखा हुआ है, एक्सपेंसेस अलग अलग बात करो। सैलरी वाले अलग तरीके से वेरीफाई होंगे और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो अलग तरीके से वेरीफाई होंगे। पहले बताओ, कहानी समझ आती है जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं? वाई आई केप्ट इट सेपरेट? क्लैरिटी है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। द रीजन बिहाइंड आई एम कीपिंग इट सेपरेट ना, उसके पीछे लॉजिक है। चलें, वेरी गुड, आगे सुने। बिफोर आई मूव टू सैलरी एक्सपेंस, मैं तुम्हें 2-3 चीजें और सिखाना चाहता हूं जो मैंने सीखी हुई अपनी जिंदगी में ऑडिट कर करके, ताकि तुम्हें भी प्रैक्टिकली काम आए या पेपर में काम आ जाए, क्योंकि वो एनालिटिकली तुमसे पूछ सकता है। आओ जी देखते हैं होगा क्या। होगा ये कि आपको ऊपर इंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिख रहा है, ये एडिशनली बता रहा हूँ, हाँ, ऊपर काम हो चुका है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस ऐसा ही है। चलें, आपने देखा लास्ट ईयर 2023 है, करंट ईयर 2024 है। लास्ट ईयर के मुकाबले में करंट ईयर का एक्सपेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब नाउ यू गो एंड ट्रैक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब हम करते हैं इसमें इंक्वायरी, अच्छा, क्या कोई एडिशनल इवेंट्स हुए थे कंपनी में? भाई फॉर एग्जांपल, मैं जैसे स्कूल का ऑडिट करता हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने देखा इस बार के इंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है वो 150% से बढ़ गया। मैंने कहा बच्चे क्या, किसको नचा रहे हैं बच्चे, मतलब समझ नहीं आ रही बात कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंस बढ़ गया, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस बढ़ गया। फिर मैं उसके लेजर में जाके देखता हूँ, बच्चों का रिव्यू कर रहा था मैं, तो मैंने कहा स्कूल के अंदर कौन सी इंटरटेनमेंट है भाई, स्कूल है ना, कौन सी इंटरटेनमेंट है, 150% से एक्सपेंस बढ़ गया। तो हमने पूछा, मैंने वजह पूछी उसकी, तो वजह ये पता लगी इंक्वायरीज के साथ कि भाई उन बच्चों की हेलोवीन नाइट हुई थी, माशाल्लाह, सही जी, हेलोवीन नाइट हुई थी। सुनना, मेरा कबीर जाएगा ना इस वाले स्कूल में, मेरा कबीर जाएगा ना इस पे, सही है, खैर, ओके। सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, हेलोवीन नाइट हुई थी, अच्छा फिर बच्चों की प्रॉम नाइट भी हुई थी,
हमें तो पहली बार पता लगा बच्चे भी होते हैं। सही जी, प्रॉम नाइट के ऊपर। चलें जी, ओके। ईद मिलन पार्टी नहीं, ये वाला स्कूल नहीं, ईद मिलन पार्टी वाली। हाँ, मूवी नाइट कह सकते हो। अच्छा, फिर उनका हुआ था स्पोर्ट्स इवेंट, और साल में 12 महीने हैं तो 12 स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे। तो मैंने कहा यार, तो अब क्या, पहले बताओ सेंस बनता है? अब बताओ सेंस बनता है? अब सेंस बनता है। तो कहने का मतलब है फाइनेंशियल को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहे हो। पहले बताओ मेरी बात समझ आती है? आर देयर एनी एडिशनल इवेंट्स? क्या रीजंस हैं, कौन से इवेंट्स हुए हैं? हाँ जी, इनके पेरेंट्स को क्यों बताएं यार, उनके पेरेंट्स ने तो खुद दिलवाया ना उनको। जैसे नहीं भाई पढ़ाते बहुत अच्छा है, मैं तभी तो कबीर को डाल रहा हूँ ना, कबीर को क्यों डालूंगा मैं स्कूल में? मतलब कहने का मतलब है कबीर को इसलिए डाल रहा हूँ स्कूल में, हर शश का है। मतलब वो कभी भी, हाँ बेव्यू, ये तुझे को किसने बताया आसाम? बेव्यू अकेडमी, बिल्कुल सही। ये चसी तुम्हें, अच्छा हाँ मैंने बताया था पहले कभी, ओके। चलो सही है, डन। अच्छा तो वो तो वही स्कूल है, सही जी। हसान कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ एडमिशन लेने। हसान सही है, बिल्कुल जाओ। अच्छा, हसान बेसिकली जा रहा है मूवी नाइट के लिए ना, ये उस तरफ होके लेटेगा, मूवी का मुंह उधर होगा। सही है जी। अच्छा खैर, हाँ नहीं नहीं भाई, कभी देखा मैं तो एनिमेटेड मूवी दिखाते हैं, हाँ वो भी एनिमेटेड होती हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा है। चलें, सही है। ये सनसन जाएगा ना एनिमेटेड मूवी में, हमारे पास है ना सनसन। क्या कहते हो सनसन? सनाउल्ला। चलें जी। यार मतलब अच्छी बात है कि मतलब आपको मुश्किल वक्तों में खुद से आगे कैसे आ जाता हूँ। तुम आगे नहीं आते, लोग तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। तुम आगे नहीं आते। चलो क्या, एनीवेज। हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह शैज़िल। तो खैर बस, कबीर को भेजने का मकसद यही है कि भाई वो मतलब उसको हर एक शशका मिले, और शशका इन अ सेंस कि भाई पढ़ाई भी करे, उसको स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जाए। मतलब ऐसा जैसे यहाँ पे हम जो है ना बिल्कुल नदीदों की तरह नहीं बैठे हैं, उसको नॉर्मल हो, उसके लिए सही है भाई, हो रहा है सही है, पार्टी है यहाँ हो रही है सही है, उसको फैसिनेट नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें। कराची ग्रामर में भेजें, चलें देखते हैं। पर आई थिंक बेव्यू इज़ द गुड चॉइस, BVA इज़ अ गुड चॉइस। मतलब वहाँ पे तो मैं खुद ऑडिटर भी हूँ ना, तो इन्फ्लुएंस भी रहेगा। हाँ बेबी ज़्यादा अच्छा है। सनसन कह रहे हैं सर, अगर कबीर ने बोला उसे CA नहीं करना तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? देखो, मैं तो कह रहा हूँ कि वो नहीं करे CA, मैं तो बोल रहा हूँ जो दिल चाह रहा है, उसको फुटबॉल खेलनी है फुटबॉल खेले, क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर बने, व्हाट्सो एवर ही लाइक्स। उसके पास ज़िंदगी की हर आसाइश होनी चाहिए। तो खैर वो तो उसके ऊपर है ना यार, जानी वो कुछ भी करे। क्रिकेटर बनाएगा तो तुम लोग जलील करोगे ना बात बात पे, आउट हो गया, जैसे तुम बॉब्जी को तंग करते हो बेचारे को। एनीवेज यार देखो, मसला ये है पता है, हम लोग इतने जजमेंटल लोग हैं ना, इतने जजमेंटल लोग हैं, तुम्हारी सोच है, लिटरली हम बहुत जजमेंटल लोग हैं। जजमेंटल क्यों पता है? हम यहाँ पे बैठ के परसीव कर रहे होते हैं उसने नहीं खेला, उसने ये किया, हम गालियाँ दे रहे होते हैं यार, वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा ना, वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा। अब मैं तो टीचर हूँ, मैं देखो वो तो खैर इंटरनेशनल प्लेयर है, मैं अपने अपने हॉरिजॉन की बात कर रहा हूँ कि जो मैं पाकिस्तान में या हल्का दुबई में या ओमान में मशहूर हूँगा, सही है ना, बच्चों की वजह से हमारे स्टूडेंट्स हैं बाहर। लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, द टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म अ सिंगल स्टूडेंट्स कैन से अबाउट अ टीचर, कि गलती उसकी होगी ना, वो टीचर पे ठोक देगा कि भाई ये था, उसने ये नहीं कराया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। तो क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो आप भूल जाएं, वो तो आपके पास आएगा, आपसे कोई कभी, मतलब इफ़ यू कैन मेक एवरी इंडिविजुअल हैप्पी, देन आप समझ जाएं आप कौन है, आप सबको खुश नहीं कर सकते, सही है। तो खैर बस आप अपनी उसमें खुश रहें, आप अपनी मेहनत करते रहें। चलें तो अब हम ये कर लेते हैं, चलें जी, अब हम ये कर लेते हैं जानिए, अब हम ये कर लेते हैं कि
हमने एक्सपेंसेस को अलग रखा ऑल टुगेदर। अब हम अगली क्लास में आके सबसे पहले ये करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और फिर तकरीबन हमारे रिस्पॉन्सेस ख़त्म, और फिर हम मूव हो जाएंगे इंशाल्लाह अपने अगले चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है आपका सैम्पलिंग। सही है, मैं कुछ एडिशनल भी कराऊंगा जो आपकी बुक में नहीं है। सही है, मैं कर देता हूँ, चलें मैं करा देता हूँ। ओके, आईडी भी है ना, वो मैं कराऊंगा, वो बेफिक्र हो, अभी हमारे पास टाइम है, प्रैक्टिस साथ साथ चल रही है। चलिए मैसेज कर दे, चलो डन, ओके। अच्छा, इस बार सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता दूं, इस बार वो 12 नंबर का सवाल पूछेगा, आई एम टेलिंग यू, 12 नंबर का सवाल पूछेगा आराम से। तो लेट्स सी। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।